एक मजदूर सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के बहाने से जाता है और वहां पर जाकर इधर उधर हॉस्पिटल को अच्छी तरह से देखने लगता है। वहां पर जाने के बाद एक महिला उसे बेड के ऊपर बहुत बुरी हालत में दिखाई देती है और जैसे वो उस महिला को गौर से देखता है तो वह महिला और कोई नहीं, उसी की पत्नी थी जो काफ़ी दिनों से उससे दूर रहा करती थी और उसकी पत्नी बहुत बुरी कंडीशन में थी। अब उसको देखने के बाद वह उन दवाइयों को देखता है और दवाइयों को देखकर वहाँ पर हल्ला गुल्ला मचा देता है। हल्ले गुल्ले को सुनकर वहाँ पर डॉक्टर साहब आ जाते हैं और डॉक्टर साहब आते ही वह मजदूर उनसे कहता है कि तुम जैसे डॉक्टर को तो सस्पेंड कर देना चाहिए। अब इस बात को सुनकर जो डॉक्टर है एकदम से उस पर हाथ उठाने लगता है। तभी एक व्यक्ति साइड से आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बताता है कि ये मजदूर और कोई नहीं है, ये इस शहर के डीएम साहब हैं। इस बात को सुनने के बाद डॉक्टर एकदम से हाथ जोड़ लेता है और डीएम साहब से माफ़ी मांगने लगता है। दोस्तों, क्या कारण था जो डीएम साहब मजदूर बनकर उस हॉस्पिटल में गए थे और किस वजह से उनकी पत्नी वहां पर इतनी बुरी हालत में पड़ी हुई थी? पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है जो गांव बॉर्डर के काफी पास पड़ता है। उस गांव के अंदर एक आशीष नाम का लड़का रहा करता है जो कि अभी तीसरी क्लास में पढ़ रहा है। उसके घर में उसके पिता है, ना ही उसका कोई भाई है, ना ही उसकी कोई बहन है और ना ही उसकी माँ है। माँ की मृत्यु उसकी पहले हो चुकी है किसी बीमारी को लेकर। उसके पिता का नाम होता है पुरुषोत्तम जो कि एक छोटा मोटा किसान है। वह अपनी खेती बाड़ी किया करता और उसी से अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहा था। वह अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार किया करता और उसने अपने घर में एक छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी ला रखा था। उस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर एक फिल्म चल रही थी और उस फिल्म को दोनों बाप बेटे एक साथ बैठकर देख रहे थे। तभी उस फिल्म के अंदर एक बड़े अधिकारी का रोल आता है जो कि भ्रष्ट लोगों के ऊपर एक्शन ले रहा था। उस रोल को देखने के बाद जो लड़का तीसरी क्लास में पढ़ रहा था वह एकदम से अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं बड़ा होकर इतना बड़ा ही अफसर बनूंगा जितना कि टीवी में दिखा रहे हैं। उसकी इस बात को सुनकर उसका पिता हंसने लगता है और कहता है कि ठीक है बेटा, तू पढ़ लिख करके इतना ही बड़ा अफसर बन जाना। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ उस लड़के आशीष की स्कूली एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे उसकी स्कूली एजुकेशन कंप्लीट हुई थी तो उसके पिता उससे कहते हैं कि बेटा, अब तूने पढ़ाई लिखाई बहुत कर ली है, अब इसके बाद तू ऐसा कर, खेती बाड़ी में मेरी मदद कराया कर और घर के काम की देखभाल किया कर। लेकिन आशीष एकदम से अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आप मेरे सपने को चूर चूर क्यों करना चाहते हो? और उसके बाद उसका पिता कहता है कि बेटा, कौन सा सपना और कैसा सपना? तो वह बताता है कि जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ा करता था, हम लोग वो फिल्म देख रहे थे और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं एक बड़ा अफसर बनूंगा, तो मैं बड़ा अफसर बनना चाहता हूं, मैं आगे भी पढ़ाई को करना चाहता हूं। इसके बाद उसके पिता कहते हैं कि बेटा, मैं बुजुर्ग हो चला हूं और इतनी खेतीबाड़ी हमारे पास है जिससे तुम्हारा जीवन भी आसानी से व्यतीत हो जाएगा, तो फिर तुम क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? लेकिन जो आशीष है उसके दिमाग में उस अफसर की छवि कुछ ऐसी बस गई थी कि उसे उसके सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आपका खेतीबाड़ी में मैं हाथ बटा दिया करूंगा और साथ में आपके घर की देखभाल भी कर लिया करूंगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ पैसा कमाऊं तो मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करूंगा जिससे कुछ आमदनी भी हो जाएगी। केवल आपको मेरा साथ देना है और आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं बड़ा अफसर जरूर बन जाऊंगा। अब बेटे की इस बात को सुनकर पिता भी राजी हो जाता है और कहता है कि ठीक है बेटा, अगर तू ऐसा ही चाहता है तो अपने सपने को जरूर से पूरा कर ले। उसके बाद जो लड़का था आशीष, वह गाँव के ही बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने लगता है और जिन बच्चों को वो ट्यूशन पढ़ाया करता उन्हें अच्छी तरह से बातों को समझा दिया करता और इसी वजह से जो बच्चे उस पर ट्यूशन पढ़ा करते वे अव्वल नंबर लाया करते। अब जैसे ही बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं तो इसके बाद ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और गांव के साथ साथ ये दूसरे गांव में भी बात फैल जाती है। अब उसके बाद आशीष के पास और भी ज्यादा बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आने लगते हैं और आशीष सभी बच्चों को एक साथ ट्यूशन पढ़ाने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ वह अपनी ग्रेजुएशन को भी कर रहा था और साथ में वह अपने पिता का खेती बाड़ी में हाथ भी बटाया करता, घर के अंदर खाना पीना भी बनाया करता, क्योंकि उसके पिताजी बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चले थे और वह अपने ट्यूशन को भी देख रहा था। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ आशीष के पास बहुत सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आने लगते हैं। तो इसके बाद आशीष एक कोचिंग सेंटर खोल लेता है जिसमें वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता और उसने 2-4 टीचरों का स्टाफ भी रख लिया था। तो कोचिंग सेंटर को वो टीचर संभाला करते, आशीष अपने पिता की खेतीबाड़ी में मदद किया करता और घर के अंदर खाने पीने का सामान बनाया करता और अपनी पढ़ाई पर फोकस करता है। इसी तरह से आशीष की ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर हो जाता है और जैसे ही आशीष फाइनल ईयर में पहुंचा था तो उसके बाद उसके पिता कहते हैं कि बेटा, अब सभी लोग उंगलियां उठाने लगे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारे बेटे की उम्र शादी के लायक हो गई है और अब तुम्हें इसकी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि घर के अंदर अगर कोई महिला आएगी तो वो तुम्हारे घर को अच्छी तरह से साथ संवार करेगी। इसके बाद आशीष अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं चाहता हूं कि मैं पहले अपने मुकाम को हासिल करूं, जो सपना मैंने देखा है उस सपने को पूरा करूं और उसके बाद ही मैं शादी करूंगा। अगर मेरी शादी आप करवा दोगे तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। उसके बाद आशीष के पिता
उससे कहते हैं कि बेटा ऐसा नहीं होगा, अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारी पढ़ाई और भी आसान हो जाएगी। तो आशीष कहता है कि पिताजी ऐसा कैसे होगा। तो आशीष के पिता उसे समझाते हैं कि बेटा अगर तुम्हारी पत्नी आ जाएगी तो घर के काम को और खेतों के काम को वो देख लिया करेगी और तुम्हें केवल पढ़ाई पर फोकस करने के लिए टाइम मिल जाएगा। इस बात को सुनकर आशीष भी इस बात से एग्री करता है और अपने पिता से अपनी शादी के लिए कह देता है। उसके बाद उसके पिता उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिल जाती है, जिस लड़की का नाम होता है शोभा। अब शोभा को आशीष के लिए उसके पिता पसंद कर लेते हैं और उसके बाद धूमधाम से आशीष और शोभा की शादी करा दी जाती है। शोभा भी पढ़ी लिखी थी, तो उसके बाद शोभा दुल्हन बनकर आशीष के घर में आती है और आशीष के घर को अच्छी तरह से संभालने लगती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ शोभा भी नौकरी करने के लिए जिद करने लगती है। अब यह बात जैसी आशीष को पता चलती है तो आशीष उससे मना करता है, कहता है कि घर के अंदर ही बहुत सारा काम है, तुम इसी काम को कर लो और अगर तुम्हें नौकरी ही करनी है तो तुम पढ़ी लिखी तो हो ही, मेरे कोचिंग सेंटर पर ही पढ़ा लिया करो। लेकिन शोभा उससे मना करती है, कहती है कि मैं बाहर से कमाऊंगी, यहाँ पर तो तुम्हारा काम जब भी चल रहा है। उसके बाद शोभा नहीं मानती और अपने पति से जिद करने लगती है कि मुझे नौकरी करनी है। तो आशीष का पिता उससे कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी पत्नी नौकरी करना चाहती है तो उसे नौकरी कर लेने दो। उसके बाद आशीष भी शोभा की नौकरी के लिए राजी हो जाता है, लेकिन वो अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है तुम नौकरी तो कर लो, लेकिन घर का काम तुम्हें अच्छी तरह से करना होगा। शोभा भी उस समय पर हामी भर लेती है और वह नौकरी के साथ साथ घर के काम को भी करने लगती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ शोभा के स्वभाव में चेंजिंग आने लगती है। दोस्तों, शोभा जो कि पहले घर का काम करके नौकरी को जाया करती थी, अब वो घर का काम नहीं किया करती और ऐसे ही नौकरी पर चली जाया करती है। अब इस बात को जैसे आशीष देखता है तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है। वह अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि शोभा ये अच्छी बात नहीं है, मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया था कि अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो तुम्हें घर का काम करके जाना पड़ेगा, लेकिन तुम ये क्या कर रही हो। हमें इतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, जितने पैसे हमें ज़रूरत है उतने पैसे मेरी कोचिंग से आ जाया करते हैं। लेकिन शोभा आशीष से लड़ाई करने लगती है। वो कहती है कि मैं बाहर जाकर काम करती हूँ और साथ में तुम्हारा घर का काम भी करूँ, मुझसे ये सब चीज़ नहीं होगी। अब उसके बाद आशीष को इस बात का बुरा लगता है और वह शोभा से कह देता है कि अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो घर का काम करके जाना पड़ेगा, वरना मैं बिल्कुल भी तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा। अब इस बात को सुनकर शोभा नाराज हो जाती है और नाराज होकर सीधा अपने मायके चली जाती है। इधर जो आशीष है वो अपनी पढ़ाई पर गौर देता है और धीरे धीरे उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। तभी दोस्तों एक दिन उसके पिता कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हर घर के अंदर लड़ाइयाँ हो जाया करती हैं, तू ऐसा कर जाकर बहू को वापस ले आ। उसके बाद आशीष अपने पिता की बात मानकर एक बार अपनी ससुराल जाता है और ससुराल जाने के बाद शोभा से कहता है कि शोभा कोई बात नहीं, अब तुम चलो वापस से घर, ये अच्छी बात नहीं है, तुम इस तरह से रूठ कर बैठी रहोगी तो घर बिगड़ जाएगा। लेकिन शोभा आशीष की एक बात नहीं सुनती है और उसके साथ जाने से साफ साफ मना कर देती है। दोस्तों इसके बाद जो आशीष है वहाँ से वापस आ जाता है और अपने पिता से कह देता है कि उन लोगों ने तो मना कर दिया है कि वो शोभा को मेरे साथ भेजेंगे ही नहीं। धीरे धीरे करके कुछ समय व्यतीत होता है और कुछ समय बाद शोभा के यहाँ से तलाक के पेपर आशीष के यहाँ पर आ जाते हैं। अब जैसे तलाक के कागज आशीष के पास आए थे तो उसके बाद आशीष एकदम से गर्म हो जाता है और उन कागजों को लेकर सीधा अपनी ससुराल पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वह शोभा से साफ साफ कह देता है कि मेरी और तुम्हारी शादी हो गई है, तुम भले ही मुझसे तलाक लेना चाहती हो लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता। मैंने तुमसे शादी की और तुम मेरी पत्नी हो और जिंदगी में शादी एक बार होती है, बार बार नहीं होती, तो मैं तुम्हें तलाक देने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये ख्याल अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, बेशक से तुम्हें अपने मायके में रहना है तो आराम से रहो। ऐसा कहकर आशीष वहां से वापस आ जाता है। अब इसके बाद आशीष अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करता है और जैसे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद वह यूपीएससी की तैयारी करने लगता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, 2-3 साल बीत जाते हैं और 2-3 साल बाद उसका यूपीएससी क्लियर हो जाता है। यूपीएससी क्लियर होने के बाद वह डीएम बन चुका था और डीएम बनने के बाद एक जिले के अंदर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। अब शोभा को रूट कर गए हुए 3 साल हो गए थे और 3 साल से ना तो आशीष ने कभी शोभा से बात की थी और ना ही उसके बारे में जानने की कोशिश की थी। डीएम बनने के बाद आशीष उस जगह का अच्छी तरह से कार्यभार संभालता है और बड़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ वहां के कामों को किया करता है। तभी उसके सामने एक सरकारी हॉस्पिटल की शिकायत आती है और बताया जा रहा था कि उस हॉस्पिटल के अंदर ना तो अच्छे से दवाई दी जाती है और ना ही अच्छे से इलाज किया जाता है। यहाँ के जो डॉक्टर है वो पेशेंट के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं और उनको एक्सपायर दवाइयाँ दे दिया करते हैं और बहुत सारे पेशेंट की इस वजह से जान जा चुकी है। अब इसके बाद पहली शिकायत को तो वो ऐसे ही छोड़ देता है, लेकिन तभी उसका पीए उसे बताता है कि इस हॉस्पिटल के खिलाफ पहले भी कई बार शिकायतें आ चुकी हैं। अब जो आशीष है सभी शिकायतों को पढ़ने लगता है और सभी शिकायतों में एक जैसी बातें लिखी हुई थी। तो उसके बाद आशीष सोचता है कि मैं डीएम बनकर अगर उस हॉस्पिटल में जाऊंगा तो सभी लोग सतर्क हो जाएंगे और उन सभी चीज़ों को हमारे सामने नहीं करेंगे जिन चीज़ों की शिकायतें आ रही हैं। तो आशीष एक मजदूर का भेष बनाता है और अपने साथ अपनी पूरी
पूरी टीम को लेता है, कुछ लोग कैमरामैन थे और कुछ उसके बॉडीगार्ड थे जो उसके पर्सनल बॉडीगार्ड थे, उनको भी वो ऐसे ही कपड़े पहना देता है, सादा कपड़े, और हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वह पहले टीम के मेंबरों को अंदर भेज देता है। उसके बाद आशीष एक मजदूर का भेष बनाकर, सर पे गमछा बांधकर, मैले कुचैले कपड़े पहनकर उस हॉस्पिटल के अंदर जाता है और वहां जाकर पूरे हॉस्पिटल में इधर उधर ऐसे ही घूमने लगता है। अब सभी लोग अपना काम दिनचर्या के हिसाब से कर रहे थे। डॉक्टर को वो देखता है कि डॉक्टर पेशेंट के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं, और तो और जो वहां का स्टाफ था वह भी पेशेंट से बदतमीजी से बात किया करता था। तभी वह घूमते घूमते ऐसे ही जा रहा था तो उसे एक बिस्तर पर एक महिला लेटी हुई दिखाई देती है। अब जैसे ही वो महिला का चेहरा उसके सामने आता है, वह पहले तो थोड़ी सी आगे निकल जाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये चेहरा जाना पूछा सा लग रहा है। तो उसके बाद वह वापस आता है और उस महिला की तरफ देखने लगता है। दोस्तों, वह देखता है कि सामने और कोई महिला नहीं, उसी की पत्नी है जो कि काफी बुरी हालत में दिखाई दे रही है। अब उसके बाद मजदूर बने डीएम साहब वहां पर जाते हैं और वहां जाने के बाद जो दवाइयां उस महिला को चढ़ाई जा रही थी, उन दवाइयों की एक्सपायर डेट देखने लगता है और देखने के बाद उसे पता चलता है कि इसको सारी एक्सपायर दवाइयां चढ़ाई जा रही हैं। इसके बाद वह मजदूर वहां पर जोर जोर से शोर मचाने लगता है और जैसे ही हॉस्पिटल का स्टाफ उस मजदूर को शोर मचाते हुए देखता है तो सभी डॉक्टर और स्टाफ वहां पर इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद उससे कहते हैं कि तू इस तरह से चिल्ला क्यों रहा है, ये हॉस्पिटल है, तेरा घर नहीं है। तो उसके बाद वह कहता है कि तुम कैसा इलाज कर रहे हो, यहाँ पर एक मरीज को तुम एक्सपायर दवाइयां चढ़ा रहे हो, इससे तुम्हें पता है इसकी जान भी जा सकती है। उसके बाद डॉक्टर जैसे एक मजदूर के मुंह से ऐसी बातें सुनते हैं तो एकदम उसे मारने के लिए हाथ उठाने लगते हैं, लेकिन तभी जो उसकी पूरी टीम उस हॉस्पिटल के अंदर फैली हुई थी वो एकदम से वहां पर आ जाती है और जैसे ही डॉक्टर उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है तो एकदम से डीएम साहब का पर्सनल बॉडीगार्ड आकर उस हाथ को पकड़ लेता है और जैसे ही पर्सनल बॉडीगार्ड ने वो हाथ पकड़ा था तो डीएम साहब एक जोरदार चाटा उस डॉक्टर साहब को जड़ देते हैं। अब जैसे ही डॉक्टर को चाटा लगा था तो सभी डॉक्टर एक साथ से इकट्ठा होते हैं, लेकिन तभी डीएम साहब अपना आई कार्ड निकालकर उस डॉक्टर को दिखा देता है और कहता है कि मैं इस जिले का डीएम हूं और तुम लोग यहां पर बहुत ही गलत काम कर रहे हो, तुम सभी को सस्पेंड किया जाएगा। और पूरी वीडियो फोटोग्राफी इस हॉस्पिटल की बन चुकी है। वहां पर जो उसकी टीम थी वो फौरन से सभी सबूतों को इकट्ठा करती है, सभी दवाइयों को इकट्ठा करती है और पूरे हॉस्पिटल की उन्होंने वीडियोग्राफी पहले ही बना ली थी। अब इसके बाद वह जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ता है तो उसे शोभा दिखाई देती है। शोभा जिसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि इस शहर के डीएम मेरे ही पति हैं जिनसे मैं अलग रहा करती हूं। और जब उस मजदूर ने हॉस्पिटल वालों को बताया था कि मैं ही डीएम हूं तो शोभा ने जब उसे गौर से देखा था तो एकदम से पहचान लिया था। तो शोभा उसे रोते हुए मिलती है तो डीएम साहब एकदम से शोभा को उठाते हैं और उठाने के बाद अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी शोभा एकदम से हाथ जोड़कर आशीष से माफी मांगने लगती है, कहती है कि आशीष मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मुझे पता था कि तुम ही इस शहर के डीएम हो। उसके बाद आशीष एकदम से उससे कहता है कि माफी मांगने का टाइम नहीं है, तुम्हारी जान बचानी है और उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। डीएम साहब उसको उठाकर अपनी कार में बैठाते हैं और ड्राइवर को कहते हैं कि जल्द से जल्द गाड़ी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाओ, वहां पर जाकर इसका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कराना है। उसके बाद शोभा को लेकर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पर उसका ट्रीटमेंट चलता है और शोभा की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगता है। अब इसके बाद एक दिन जो आशीष है वो शोभा के पास जाता है तो शोभा आशीष को देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है। वह उससे माफी मांगती है, कहती है कि आशीष मुझे माफ कर दो। उसके बाद आशीष उसे शांत कराता और कहता है कि इसमें माफ करने वाली कौन सी बात है, मैंने तो कभी भी तुम्हें अलग माना ही नहीं था, मैं तो उसी दिन से तुम्हें अपनी पत्नी माना करता था। मैंने तुमसे बोल दिया था कि शादी जिंदगी में एक बार होती है और मैं तुम्हें तलाक नहीं देने वाला हूं। तो हम दोनों का तलाक ही नहीं हुआ है और ऐसे छोटे मोटे झगड़े हर घर में हो जाया करते हैं। इस बात को सुनने के बाद जो शोभा है और भी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी जो आशीष है वो उससे पूछता है कि शोभा तुम इस हॉस्पिटल में इतनी बुरी हालत में कैसे, आखिर क्या हुआ था, तुम मुझे बताओगी? तो उसके बाद शोभा अपनी कहानी आशीष को बताने लगती है। वह बताती है कि आशीष जब मेरा और तुम्हारा तलाक हो गया था तो उसके बाद मैं मायके से ही उस स्कूल में पढ़ाने के लिए जाया करती थी और तुम्हारी उन बातों को सुनकर मैंने तलाक देने का फैसला मन से निकाल दिया था। अब इसके बाद मैं उस स्कूल में पढ़ा रही थी तभी मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है और जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो उन्हें इसी हॉस्पिटल में लाया गया था, लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। इधर उनकी मौत होती है और इसी दौरान मैं स्कूल में ड्यूटी करने के लिए नहीं जा पाती हूँ और ड्यूटी पर ना जाने के कारण स्कूल वालों ने मुझे ड्यूटी से निकाल दिया था। अब उसके कुछ दिनों बाद मेरी भी थोड़ी सी तबीयत खराब होती है और उसके बाद मैं भी इस हॉस्पिटल में आ जाती हूँ
और जैसे ही मैं इस हॉस्पिटल में आती हूँ तो उसके बाद मेरी तबीयत दिन पे दिन और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। इस बात को कहते हुए शोभा की आंखों से बार बार आंसू टपक रहे थे तो आशीष उसे चुप कराता और कहता है कि अब सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इसके बाद उन डॉक्टरों पर उचित कार्रवाई की जाती है। उस हॉस्पिटल से मिले हुए सारे सबूतों को डीएम साहब कोर्ट में पेश कर देते हैं और उस हॉस्पिटल के लिए दोबारा से नए स्टाफ का चयन किया जाता है। इस बार जो स्टाफ का चयन किया गया था, उस स्टाफ के चयन में जो डीएम साहब है वो खुद एक अहम भूमिका निभाते हैं और अपने हिसाब से वहां पर स्टाफ भर्ती कराते हैं। इतने ही दिनों में उसकी पत्नी शोभा भी ठीक हो गई थी और जैसे उसकी पत्नी शोभा ठीक होती है तो उसके बाद वह अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाता है और अपने साथ ले जाकर अपने घर में रखने लगता है। उसका पिता जैसे उसकी पत्नी को उसके साथ देखता है तो बड़ा ही खुश होता है और अपने बेटे की पत्नी से कहता है कि बेटा, ऐसी नोकझोंक हर घर में हो जाया करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस छोटी मोटी लड़ाई को लेकर अपने घर को ही उजाड़ लो। दोस्तों इसके बाद शोभा अच्छी तरह से उस घर को संभालती है और अपने ससुर का भी अच्छे से ख्याल रखा करती है। ये थी कहानी आशीष और शोभा की। आप लोगों को जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो लाते रहें। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।